अब राजेंद्र बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साधना समूह के द्वारा मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर ताज होटल लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक विशाल सिंह से चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आपको बहुत बधाई कि आपने अभी निदेशक सूचना का पदभार ग्रहण किया है। थैंक यू। ये विभाग सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सीधे रिपोर्ट करता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है वो 2017 से 19 में अलग हुई, 19 से 22 में अलग हुई और अब 2025 में वो बहुत टॉप लेवल पे जा चुकी है। तो हम कहते हैं सर कि जब हम गाड़ी स्लो चलाते हैं तब हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब गाड़ी 100 और 120 की स्पीड से होती है तो बड़ा धैर्य से चलाना होगा। तो ऐसे पदभार को ग्रहण करके क्या कहना चाहेंगे आप सर? और बात 11 साल बेमिसाल की भी हो रही है और 8 साल जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें एक बड़े डिब्बे के रूप में शामिल हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे यहां बैठकर अपनी बात कहने का मौका दिया। दूसरा, जो सरकार के कार्यकलाप हैं 11 वर्ष और 8 वर्ष के, इस विषय में चूंकि मेरे कार्य का एक अंग है और मुझे सरकार की योजनाएं, सरकार के द्वारा किए गए कार्य, इनको पब्लिक तक पहुंचाना और उनको जो रियल बेनिफिशियरी है उसका जो आइडेंटिफिकेशन है, जो डिलीवरी है, उस मैकेनिज्म के बारे में लोगों को बताना, ये मेरा कार्य है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि इतनी लंबी सेवा के बाद मुझे ऐसी एक जिम्मेदारी दी गई है, जिसके लिए मैं जो फील्ड में मेरे द्वारा किए गए कार्य हैं, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने महसूस किया कई बार की जो पॉलिसीज हैं वो कैसे जो एक्चुअल नीडी आदमी है जिसके पास वो पहुंचनी चाहिए, वहां पहुंचने में जो पॉलिसी में गैप्स होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन संबंधित विभागों द्वारा किया भी जाता है समय समय पर, उनको ठीक करके हम किस प्रकार से सरकार की बात को प्रभावी ढंग से पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। तो ये करने का मौका मिला और मुझे अभी तक का जो अनुभव है काफी अच्छा है और मैं लगता है कि अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभा पाऊंगा। सर, अभी आपके विभाग के एक मंत्री जयवीर सिंह जी भी हमारे कार्यक्रम में आए हुए थे। उन्होंने संस्कृति विभाग के बारे में बहुत कुछ बताया और खास तौर से उन्होंने बताया किस प्रकार से हमारे मंदिरों का और खास तौर से इस प्रदेश में कल्चर को बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आजकल का जो युवा है वो कहीं भटक रहा है कल्चर से, तो उसको वापस स्थापित करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम कर रही है सर। क्योंकि सर आप दोनों विभागों के निदेशक भी हैं सर, क्योंकि क्योंकि आप योगी जी के साथ आप उनके साथ लगातार काम कर चुके हैं और मैं आप अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं, जो हमारे चैनल के दर्शक इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हमारे निदेशक सूचना जो आप बनारस की बात करते हैं, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अक्सर उसकी तारीफ करते हैं, उस बनारस में उस कॉरिडोर को बनाने में हमारे निदेशक सूचना जी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो कृपया एक बार तालियों से ये बाबा भोलेनाथ के लिए ताली बजनी चाहिए, क्योंकि ये उनके सेवक रहे हैं। और उसके अलावा अयोध्या की नगरी जो आप अभी देख रहे हैं कि जो उसकी व्यवस्था हो रही है, उसको भी पूरी तरीके से हमारे बगल में बैठे निदेशक सूचना विशाल सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है सर, क्योंकि धर्म एक अपने आप में एक बहुत बड़ा आज के समय पे एक पहलू हो चुका है, जिस पर ना कि सिर्फ मुख्यमंत्री जी जबकि प्रधानमंत्री जी भी जो है वो उस पर फोकस करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज के समय पर हम कह सकते हैं कि जो मोस्ट डायनामिक पर्सनैलिटीज है इस देश की, वो उसमें उनकी गिनती होती है। और खासतौर से मोदी जी के लिए भी वो कंधे पर बहुत कम लोग के हाथ रखते हैं। वो मोदी जी सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कंधे पर हाथ रख के चलते हैं। क्या लगता है आपको सर, ये 2017 से लेकर 25 तक में ये डायनामिक चेंज कैसे आया हमारे योगी जी में सर? क्योंकि आप उनके नजदीक रहे हैं, आपने प्रदेश में तमाम महत्वपूर्ण जगहों पे काम किया है, इस पर क्या रोशनी डालना चाहेंगे आप सर? नहीं, मैं यहाँ आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत उनकी जो लीडरशिप स्टाइल है, जो उनका एक ये व्यक्तिगत उनके अपने जो प्रेफरेंसेस हैं, उस विषय में मैं कोई कमेंट करने के बजाय मैं सरकार के विषय में कहना चाहूँगा। मैं सरकार की सेवा में रहा हूँ जब से मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर चीफ मिनिस्टरशिप का कार्य प्रारंभ किया, तब से मैं भारत सरकार से मैं वापस गवर्नमेंट ऑफ यूपी में आया था उस समय, और तब से मैंने जो कार्य करने का अनुभव मेरा इस गवर्नमेंट में रहा है और कैसे वो अलग है ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ। मैं ये महसूस करता हूँ कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान हमारी गवर्नमेंट है और जिस तरह से कार्य हो रहा है, एक प्रयास है कि जो सांस्कृतिक हमारी जो पहलू है, जो हमारी विरासत है सनातन धर्म की, उसको विकास के लिए चुना जाए और उस पर प्राथमिकता के साथ किया जाए। और जब मैं संस्कृति कहता हूं तो आवश्यक नहीं है कि ये केवल जो सनातन और हिंदू धर्म स्थल हैं उन्हीं का किया जाए, बल्कि एक समावेशी प्रकार से
जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे देश की, जो सनातन की, जो भारत भूमि की जो संस्कृति है, उसका विकास किया जाए। और इस दिशा में आप देखते होंगे कि काशी विश्वनाथ जी का विकास हुआ, अयोध्या जी का विकास हुआ, विंध्य धाम का विकास हुआ, इसी के साथ साथ कबीरदास जी की जन्मस्थली का भी विकास हुआ। इसी के साथ साथ आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुजफ्फरनगर में शुक्र तीर्थ के पास एक कार्यक्रम अटेंड किया गया, जहां स्वामी रैदास जी के जो संभवतः अनुयायी हैं उनके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो एक सर्वसमावेशी विकास, सर्वसमावेशी सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है उसका विकास, ये प्रयास वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ईश्वर ने निमित्त बनाया है ऐसे कुछ कार्यों को करने के लिए। सर, अब 2027 नजदीक है, क्योंकि जब हमारे डबल इंजन की हम जब बात करते हैं तो 27 वापस वो फाइनल मैच होने जा रहा है, क्योंकि सेमीफाइनल तो 2024 में हो गया, अब 27 में उत्तर प्रदेश का फाइनल होने वाला है। उसको लेकर के कोई परिकल्पना या कोई सोच या कोई आपका जो अगर हम एक विजन अगर हो तो अगर आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें सर। मेरा विजन, मैं चूंकि अब मुझे नहीं पता कि मैं 2027 तक मैं इन पदों पे रहूंगा या नहीं रहूंगा, क्योंकि हम लोगों की पोस्टिंग काफी परिवर्तन होते रहते हैं। साधना समूह के द्वारा मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर ताज होटल लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ज्योतिषी आचार्य विजय वर्मा से चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। हमारे साथ एक और गेस्ट हमारे सेशन में मौजूद है, आचार्य विजय वर्मा जी हैं। देखिए, इस देश में शुरू से कोई भी राजनीतिक दल जब सत्ता में आता है तो अपनी कुंडलियां जरूर दिखवाता है। शादी, अक्सर आपको लगता है कि लोग शादी में अपनी कुंडलियां दिखवाते हैं, लेकिन जितने भी बड़े ओहदे का व्यक्तित्व जो होता है वो कहीं ना कहीं जो है अपने बारे में भविष्य को जानना चाहता है कि मेरे लिए ये फील्ड अच्छी होगी नहीं होगी, मेरी पार्टी सत्ता में लौटेगी कि नहीं लौटेगी। और इन सब तमाम बातों के लिए देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य विजय वर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी, धन्यवाद, आप एक तो हमारे प्रोग्राम में आए, और हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि सेशन हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया और हम फर्स्ट सेशन में आपको हम रखना चाहते थे, लेकिन हमारे टेक्निकल शेड्यूलिंग की वजह से फिर हम आपको अब सेशन में रख रहे हैं। 11 साल बेमिसाल हमने आज का प्रोग्राम का कंसेप्ट रखा है। 2014 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने पदभार ग्रहण किया और उनके तीसरे कार्यकाल का पहला साल 9 जून को समाप्त हो जाता है। क्या लगता है आपको कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आने वाला समय कैसा है, और वही हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री क्यों बने या कैसे बन पाए? सितारों के अगर हम समीकरणों की बात करें, क्योंकि कतार में प्रधानमंत्री के लिए आप खुद भी समझते हैं, राजनीतिक रूप से आप बहुत सारे जो अक्सर इस बात को लेकर चर्चाएं होती हैं कि कोई दक्षिण का प्रधानमंत्री बन सकता है, वो दावेदार होता है, कोई उत्तर का होता है, और खासतौर से जब हम यूपी के तो बहुत सारे दावेदार हैं। तो ऐसे मौके पर इन सभी लोगों को पछाड़ करके एक व्यक्ति निकल के आता है गुजरात से और वो प्रधानमंत्री बनता है। और इस देश में जहां तक मुझे, जब से मैं अपनी पत्रकारिता जगत में मैं देख रहा हूं और जो जितना राजनीतिक दलों को मैं समझ पाया हूं, इतना सशक्त, इतना मजबूत ऐसा प्रधानमंत्री देश को कैसे मिला, इसको हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। गुरु जी। ब्रजमोहन जी, आपका बहुत आभार कि आपने अपने चैनल के माध्यम से 11 साल पूरे होने की वजह से हमें यहां पर आमंत्रित किया। मोदी जी के बारे में आपको शायद याद होगा कि आप ही का एक चैनल था, इसी चैनल पर हमने 2012-13 में एक भविष्यवाणी की थी, राहुल वर्सेस मोदी जी, और आप ही ने इंटरव्यू लिया था। और उस समय हमने पहली बार ये कहा था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और इनको तो बनने ही बनना है जी। और हमारे उस इंटरव्यू की वजह से बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई, कई लोगों ने कहा भी उल्टा सीधा, लेकिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और ये सौभाग्य की बात है। और फिलहाल अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या बाकी भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें पिछले जब से होश संभाला है तब से देखी हैं, तो हमने वो भी दौर देखा जब साल के 6 सिलेंडर मिलते थे और कालाबाजारी होती थी और सबसे पहले एक ही काम होता था कि सिलेंडर खत्म ना हो जाए तो लाइन लगती थी और उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग होती थी और
हमारे ही ऑफिस के जस्ट बगल में आज की तारीख में एक गैस एजेंसी वाले हैं, तो वो मेरे पास आए कि हम अपनी एजेंसी बेचना चाहते हैं। कारण क्या है कि वो ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो गई, ऊपरी पैसा सब खत्म हो गया और मनचाहा सिलेंडर अब मिल रहा है। तो बाकी राजनीतिक दल या बाकी कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन एक आम आदमी को देश हो प्रदेश हो, और मैं तो बहुत जगहों पे जाता हूं, कई शहरों में जाता हूं, मेरे को लगता है कि ज्यादातर लोग जो राजनीतिक द्वेष की वजह से बात अलग की है, नहीं तो एक आम आदमी तो पहली चीज तो बहुत ज्यादा खुश है। मोदी जी के बारे में मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, और इसके लिए तो पूरा एपिसोड हमको बनाना पड़ेगा। लेकिन हमको जब उनकी कुंडली का हमने एनालिसिस किया था सबसे पहले, तो हमको एक ही चीज समझ में आई थी कि ये आदमी को देश के प्रधानमंत्री बनना है, और देश को बदलने के लिए इससे ज्यादा सशक्त आदमी कोई नहीं हो सकता। एक तो उनके निर्णय लेने की क्षमता, कुंडली उनकी जो देखी, तो कुंडली को देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ, और ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य लाभ दे। और अभी हमको लगता है कि बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो 11 साल में पूरी नहीं हुई हैं, अभी बहुत बाकी है। और ऐसा मेरे को लगता है कि 47 से लेकर और अभी तक जितनी भी चीजें थी वो सिर्फ 11 साल की अगर हम देखें तो बहुत सी चीजें बहुत तेजी से घटित हुई हैं। और ये बहुत आश्चर्यजनक बात है हम लोगों सबके लिए कि इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार के साथ कई मुद्दों पे डिसीजन लिए गए। हम लोग घर पे बैठ के व्हाट्सएप पे तो खैर इधर से उधर कर लेते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आपके चैनल के माध्यम से हम खुल के कह पा रहे हैं, जबकि मेरा कोई भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना एकदम नहीं है। मेरे पास तो हर राजनीति से जुड़ा हुआ आदमी मिलता है, जुलता है, हम सबसे मिलते हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो भी ये मानता है कि काम तो हुआ है, लेकिन कुछ वजह से बोल नहीं पाता, वो बात अलग की है। मोदी जी की जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की है, और लग्न में मंगल और चंद्रमा दोनों बैठे हुए हैं, और मंगल उनका शनि के नक्षत्र में होने की वजह से जैसे ही 2011 के आसपास से चंद्रमा की महादशा उनकी शुरू हुई, तो वैसे ही हमको ये समझ में आ गया था कि कोई जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, जो एक जमीन में एक एक जगह का घूमा फिरा, लोगों की जरूरतों को समझने वाला, एक दूसरे की मनसा को समझने वाला, घर परिवार सब कुछ छोड़ के विचरण करने वाला आदमी, जगह जगह पे रहना, हर शहर में रहना, और मतलब इस तरह का आदमी ही देश को आगे लेके जा सकता है। मेरे को लगता है कि जो राजा की तरह के रहता हो। उत्तर प्रदेश व्यापारी की समस्याओं को लेकर आज उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री नटवर गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश के व्यापारी को लेकर उनकी समस्याओं को सीएम योगी के सामने रखा। वहीं सीएम योगी ने इस समस्या पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो नटवर गोयल ने समस्याओं को बताया है, और आपको बता दें कि व्यापारी के जो समस्याएं हैं उनको जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है। राज्य मंत्री ने सीएम से बात कर उन सभी समस्याओं को, जो व्यापारियों के बीच में समस्याएं सामने निकल कर आती हैं, उनको एक एक समस्याओं का विवरण जो है मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा। तो राज्य मंत्री ने सीएम आदित्यनाथ से मुलाकात की, योगी आदित्यनाथ से, और व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं से अवगत करवाया। नटवर गोयल ने समस्याओं को रखा है। व्यापारी की समस्याओं को जो है
सीएम योगी आदित्यनाथ से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे चलते हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं राज्य मंत्री नटवर गोयल जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले सर मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से व्यापारियों को लेकर जो है मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से की गई है, वो व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उनको जो है आपने जिस तरीके से जो है जो सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाया, किस तरीके से जो है कौन कौन सी वो समस्याएं रही जिन्होंने आपका ध्यान केंद्रित किया और जो है उन सभी समस्याओं को जो है सीएम तक पहुंचाया? भाई साहब, पहले तो आपको भी धन्यवाद। ये 3 तारीख को मैं इसी महीने में अपने विभागीय कार्य हेतु मैं अपने कानपुर लघु उद्योग निगम के मुख्यालय में था। तो आसपास के कई जनपदों से जैसे इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद, झांसी और इधर आपका ललितपुर, महोबा, तमाम जिलों के व्यापारीगण आए थे मिलने के लिए, स्वागत करने के लिए या मिलने के लिए। तो उनकी कुछ अपनी वेदना थी, कुछ उनकी अपनी समस्याएं और कुछ ऐसी समस्या थी जो निश्चित तौर पे ये समस्या माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मिलकर बताई जा सकती थी। बिल्कुल, क्योंकि जब समस्या अगर बड़ी हो तो निदान भी बड़े स्तर पर ही हो सकता है। बिल्कुल। तो मैंने इनसे यही कहा कि आप हमें कोई पत्र देने से बेहतर है कि आप हमें समय दीजिए, हम अपने प्रदेश के मुख्य जी से अपना बात कर लेते हैं और एक समय ले लेते हैं। जो समय दे देंगे तो हम आपको ले चलते हैं, डायरेक्ट आपको मिलवाते हैं। तो फिर उनको लेकर के आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया था तो मैं गया, तो इन लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। ये बड़ा फख्र का विषय रहा। सारे व्यापारी इस बात से बहुत संतुष्ट रहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने से कहा कि व्यापारी है तो व्यापार है और व्यापार है तो प्रदेश खुशहाल है। निश्चित तौर पे व्यापारी को टैक्स देने के और बड़ा स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, चाहे कोई भी बदलाव हमारा, कि व्यापारी को उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति वो सरकारी अधिकारी नहीं बन सकता, मेरी निगाह में अपराधी है। तो बहुत ही सम्मानजनक तरीके से उन्होंने व्यापारियों का सम्मान किया, इनकी समस्याओं को सुनी और आप यकीन मानिए मुझे लगता है कि लगभग सभी व्यापारी से अलग अलग बातचीत दिया, काफी समय दिया उन्होंने। और जो पत्रक ये लोग लेके गए थे अलग अलग व्यापारी, सारे उन्होंने पत्रक किए और ये आश्वासन के साथ कि संबंधित अधिकारी को निर्देश दे दिया जाएगा। इसमें कोई भी दोषी अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आपने एक बात कही कि जो व्यापारी है तो व्यापार है, बिल्कुल सही बात है कि जब तक अगर व्यापारी अगर बहुत पार्टी सोचती माननीय मुख्यमंत्री जी की, बहुत पार्टी, ये तो हम लोगों की बड़ा फख्र का विषय है। मैं बताऊं कि ये इस प्रदेश के लिए बहुत ही मतलब फख्र का, एक सम्मान का विषय है। ये एक ऐसे मुखिया हैं जो एक एक चीज को बहुत ही मॉनिटरिंग चेक करते हैं। मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम अभी 26 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री ने एक जिम्मेदारी दी थी। 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम था यहाँ पे सीतापुर में, जिम्मेदारी दी थी और मैं वहां गया था और 29 मार्च को मैंने पूरे कार्यक्रम की पूरी एक रिपोर्ट बना के माननीय मुख्यमंत्री जी को पेश किया। समझिए, मैं पहली बार मैंने इस तरह के, मैं एक्टिव फोर्स में राजनीति में हूँ और काफी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मैंने काम किया है। लेकिन इनका काम करने का ढंग ही बिल्कुल एक एक मुद्दे को जिस तरह डिस्कस करना, बात करना, पूछना, समझना क्या है कैसे है, तो निश्चित तौर पे इनकी एक सोच बहुत ही व्यापारियों को लेकर के बहुत पॉजिटिव। व्यापारी को वो जमाना गया कि कोई धमका चमका के कोई लूट मार कर ले, कोई ऐसी कुछ भी चीज, मतलब ये बातें तो खत्म हो गई। जिस तरीके से आपने व्यापारियों की बात को रखा है, दूसरी तरफ जो है जिस तरीके से आपने व्यापारियों की बात को आगे व्यापारीगण जो है पूरी तरीके से आपके कृतज्ञ है और जो है कहीं न कहीं साधुवाद करते हुए भी नजर आ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ। तो ये नटवर गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से व्यापारी है तो जो है व्यापार है, और उसको लेकर, उस थीम को लेकर, उस विजन को लेकर कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना और समस्याओं को हल करने की यहाँ पर पूरी तरीके से आश्वस्त किया है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। साधना समूह के द्वारा मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर ताज होटल लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेदांता समूह के महाप्रबंधक अमित पाठक ने से जो है हमारे साधना समूह ने जो है बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। 11 साल के जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि मेडिकल इंडस्ट्री की बात तो होनी चाहिए, और आज हमारे साथ बैठे हैं अमित पाठक जी। ये मेदांता हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से देखते हैं और इनसे बढ़िया गेस्ट हमारे साथ आज नहीं हो सकता जो विकास, मेडिकल, स्पेशली मेडिकल में जो विकास हो रहा है उसके बारे में बात कर सके। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ सवालात करूं, मैं चाहती हूं कि वो अपने बारे में
कुछ बताएं। नमस्कार, साधना चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, ब्रजमोहन जी को और आपको। मैं एक एविएशन इंडस्ट्री से मैं आता था पहले। जेड एयरवेज में मैंने 21 साल काम किया और वहां पर मैं स्टेशन को हेड करता था लखनऊ को, और जेड एयरवेज को भी मैंने स्टार्ट किया लखनऊ में। वहां पर डॉक्टर त्रेहन से ये प्रेरणा मिली कि मैं हेल्थ इंडस्ट्री ज्वाइन करूं, और वहां से फिर मैं मेदांता लखनऊ को ज्वाइन किया। अभी 8 साल हो गए हैं, और जैसे ही हमने ज्वाइन किया था 17 में, आई थिंक 19 में हम लोग एक भारी समस्या जो कोविड थी उसमें फंस गए थे हम लोग, और उसको समहाउ वी हैव मैनेज वेल। मैं उस कोविड पीरियड का इंचार्ज था, एडमिशन इंचार्ज था, तो उस कोविड पीरियड को मैं जिया है, और मैं जानता हूं उस त्रासदी को हम लोगों ने किस तरीके से सामना किया, और आज हम लोग बेटर स्थिति में खड़े हुए हैं। और अभी जो वेदांता में जो पार्ट है मेरा, मैं जहां पर एक हम लोगों ने एक कोड एक्स बनाया हुआ है वेदांता में। जो कोड एक्स होता है कि जब पेशेंट का अटेंडेंट या पेशेंट कहीं से भी जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं, उनको वो ढूंढने की कोशिश करता है कि किसी से बात हो जाए हमारी, क्योंकि डॉक्टर तो अपना टेक्निकल चीज बता रहा है कि मरीज की हालत ऐसी है वैसी है, बट उसको जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जो वेदांता में या किसी भी हॉस्पिटल में होना चाहिए मैं कहता हूं, तो वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। वो है मेरा एक छोटा सा ऑफिस है जहां पर एवरीबॉडी इज वेलकम्ड। वहां पर मैं हर चीज उनको ब्रीफ करता हूं, मेडिकली नॉन मेडिकली जो भी मदद होती है मैं करता हूं। आई थिंक दैट गिव्स अ रियल इम्पैक्ट इन द मार्केट की वेदांता इज डूइंग गुड। सो मुझे लगता है हर हॉस्पिटल में, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, एक रिसीविंग डेस्क होनी चाहिए, जहां पर जब भी मरीज आता है और जब मरीज जाता है, दोनों जगह पर उनको सही तरीके से वो टच पॉइंट हैज टू बी वेल मैनेज्ड। दिस इज जस्ट सिंपल। हाँ, बात मेदांता की सिर्फ क्योंकि आप मेदांता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उसकी बात नहीं है। बात बिल्कुल इन्होंने सही बोला, मेडिकल इंडस्ट्री की है, क्योंकि कोविड के बाद हमने नरेंद्र मोदी जी को देखा है कि उन्होंने पूरे विश्व में ये प्रूव कर दिया है कि एक इंडिया मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल वैक्सीनेशंस बोल लो, हर चीज में उसने अपना डंका बजाया है। तो इस चीज को हम भूल नहीं सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनका ये विजन है कि वो हर इंडस्ट्री में डेवलपमेंट चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। वहीं उन्होंने मेडिकल के हर एक फील्ड में अपना पर्सनल पॉलिटिकल एंड पॉलिसीज को लेकर हर तरीके से उन्होंने एक नया दृष्टिकोण दिया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप इस इंडस्ट्री को बहुत पास से देख रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इन 11 सालों में आपने ऐसे क्या अलग चीजें देखी जो पहले नहीं थी और अब जो हो रही हैं, और आम जनता के लिए वो कितना फायदा दे रही हैं? बात एक इफेक्टिव लीडरशिप की होती है। वो नाम नरेंद्र मोदी जी का हो या 50-60 साल से जो भी लोग लीडरशिप करते आए हैं उनका हो, जब आप एक अच्छा विजन के साथ सोचते हैं, तो चाहे वो 11 साल हो या आने वाले 121 साल, आप एक अच्छा काम कर पाते हैं। उनका एक, जब किसी का भी, मैं मोदी जी की बात करूं या योगी जी की बात करूं या हम अखिलेश जी की बात करते हैं या हम सोनिया जी की बात करें, किसी की बात करें, जब आपका विजन अच्छा होता है, जब आप सोचते हैं कि हम इंसानियत के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप कर पाते हैं। हम कोविड को मैनेज कर पाए बिकॉज हम लोग एक पूरी टीम वर्क के साथ काम कर रहे थे। वहां पर ये नहीं था कि हम इस पार्टी से हैं तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, उस पार्टी से अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। एक पूरा विजन, प्रधानमंत्री देश का होता है, पार्टी तो एक बात की बात है। जब एक ऐसी कुछ चीज आती है, मेडिकल फील्ड जो है सारे देश की है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था में उन्होंने काफी काम किया है, और मुझे लगता है कि काफी काम अभी होने वाला भी है। जैसे आयुष्मान का है, मैं बताता हूं, आयुष्मान से बहुत बहुत फायदा मिला है एक गरीब तबके को। सीजीएचएस भी आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा उसमें सहूलियत हुई है। अभी काफी लोग हमारे अभी आने लगे हैं, प्राइवेट मेडिकल व्यवस्था में भी उसको अलाउ किया गया है, और अभी ईसीएचएस भी आना है, और बहुत सारी मेरे ख्याल से अभी उनकी प्लानिंग चल रही है जो अभी आएंगे, और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी उस पर काफी लगातार काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से ज्यादा हम लोग सबकी, जितनी आम जनता है, उन सबकी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्रिवेंशन कर लेंगे किसी चीज का, किसी भी रोग का जो है, पहले से इलाज कर लीजिए।
अब रोग तो आपको पता नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना एक कम से कम हेल्थ चेकअप एक साल में, एक 6 महीने में, जो भी आपकी उम्र है, जैसे मान लिया आपकी उम्र 40 से कम है तो आप 1 साल में कराएं, और 40 से ऊपर है तो आप 6 महीने में अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराएं, फुल बॉडी चेकअप कराएं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कहीं से कुछ छोटा मोटा इश्यू है तो उसकी पहले से व्यवस्था कर ली जाएगी, तो फिर आप उस एक फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। भारत को दुनिया का